ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 4 इसका नाम है सेक्शन 4 आपका है, इसका नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें आपके ना 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। पहली बात तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, इसका दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन। बिजनेस के अंदर या तो बिजनेस होता है प्रोडक्शन या बेचा होता है सर्विसेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज, जो बंदा ये पानी की प्लास्टिक की बोतलें बना रहा है उसकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बिजनेस जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करता है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है इनपुट्स। बिजनेस किस तरह से अपने इनपुट को इस्तेमाल करता है आउटपुट बनाने में, इस पूरे प्रोसेस की जो मैनेजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। हाउ द मैनेजमेंट परफॉर्म बाय बिजनेस, हाउ वेल they are using their input to convert them into outputs is known as operation management. मैनेजमेंट में लास्ट में बात की थी, द ओवरऑल द प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, ये सब मैनेजमेंट होती है। चाहे वो मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केटिंग वाले, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले, चाहे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन वाले। उनका पर्पस क्या होता है, प्लानिंग करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्शन देना। ऑपरेशन डिपार्टमेंट 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो प्रोडक्शन को देखता है। प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। नंबर 2 वो देखते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी क्या होती है, व्हाट इज द क्वालिटी, क्वालिटी मीन व्हेन द गुड इज एज पर द डिजायर ऑफ द कस्टमर or when the customer is satisfied after using a product, it is known as a quality product। जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद सेटिस्फाई हो जाए तो क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस, एक क्वालिटी मेंटेनेंस भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने देखनी होती है। नंबर 3 आपके पास आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री 3 चीज़ों का मजमूआ होता है। बिजनेस की वो तमाम रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं, एक। नंबर 2 वो तमाम चीज़ें जो मुकम्मल बन के तैयार हो चुकी हैं। नंबर 2 जो चीज़ें अभी नामुकम्मल हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, दे कलेक्टिवली नोन एज इन्वेंट्री। अब बिजनेस ये चाहता है कि ना तो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो ना इन्वेंट्री बहुत कम हो। इसकी मैनेजमेंट भी इसमें देखनी होती है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। नंबर 4 रिलेशनशिप विद सप्लायर्स या वेंडर्स। वो सप्लायर या वेंडर्स जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जितनी भी डीलिंग है किसने करनी होती है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट वालों ने। ठीक है। नंबर 5 इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या जनरली कहते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑपरेशन एफिशिएंसी क्या होती है कि बिजनेस कम से कम इनपुट्स में मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी या सिर्फ एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होती है, जब गुड्स प्रोड्यूस की जाएं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड आउट व्हेन बिजनेस यूजिंग देयर इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और एज पर द डिजायर ऑफ द कस्टमर, दे आर नोन एज इफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर। तो 5 फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। प्रोडक्शन को देखना है, इन्वेंट्री को देखना है, क्वालिटी को देखना है, रिलेशनशिप विद सप्लायर्स देखना है एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को देखना है। यहाँ तक बात समझ लगी, मतलब कौन जनरली बात हमने किसी कर दी ऑपरेशंस की। तो पहली बात करता है, इसके साथ साथ ही वो आपसे बात करेगा सबसे पहले एडिड वैल्यू की। एडिड वैल्यू का कंसेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। एडिड वैल्यू क्या होती है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट। वो जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट में, उसको क्या कहते हैं, एडिड वैल्यू। पेपर में सवाल आया था कि व्हाट आर द वेज बाय बिजनेस कैन ऐड एड वैल्यू, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच बिजनेस कैन ऐड द एड वैल्यू। उसके अंदर हमने कहा था कि जब भी आप चीज़ों की पैकिंग चेंज कर देते हैं, नया फीचर ऐड अप कर देते हैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, या लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल किसका पॉइंट है, ऑपरेशंस का। क्वालिटी किसका पॉइंट है, ऑपरेशन का। नया फीचर किसने ऐड अप करना है, ऑपरेशन में। 3 बातें आ गई एड वैल्यू की। एड वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट किस तरह से
वैल्यू एडअप करता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, दो तरीके होते हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट इनोवेशन और दूसरे का नाम है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होती है, जब प्रोडक्ट के अंदर आप नया पॉइंट, नया फीचर एडअप करते हैं। प्रोसेस इनोवेशन होता है जिस अमल से बन के पूरा प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल ऑर्डर करने से लेकर प्रोडक्ट बनने तक और प्रोडक्ट को उनके गोदाम तक, वेयर हाउस तक पहुंचाने तक, ये पूरा क्या बन जाता है, प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आप क्या जिद्दत लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस इनोवेशन। फॉर एग्जांपल मेरी कोरियर कंपनी है, मैंने लोगों उसका माल एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है। अब मेरे पास ट्रैकिंग नहीं है, मैं ट्रैकिंग आईडी नहीं देता, मैंने कह दिया ट्रैकिंग आईडी विल बी नाउ अवेलेबल, दैट इज नोन एज प्रोसेस इनोवेशन। मैंने अपने पूरे अमल के अंदर एक नई चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। अब मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन था, ये 4G नहीं है, अब मैं इसमें 4G भी दे दिया, व्हाट्सएप भी दे दिया इसी प्रोडक्ट में, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट इनोवेशन। क्लियर होगी बात की। जब आप प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर ऐड करते हो वो क्या होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन। जब पूरे प्रोसेस में कुछ चेंज करते हैं वो क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे आपसे वो बात करता है, आप ये बताएं बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है एफिशिएंसी को देखना, प्रोडक्टिविटी को देखना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उर्दू में से कहते हैं पैदावार। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, पैदावार को कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप रेशियो आउटपुट टू इनपुट, जब कितने आउटपुट बना रहे हैं अपने अवेलेबल इनपुट के साथ, वो क्या होती है हमारी प्रोडक्टिविटी, वो हमारी क्या होती है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट टू इनपुट। पेपर में क्वेश्चन आता है आपका एक, इसमें से इसका नाम है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी, ये बॉस एक वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, एक वर्कर कितने यूनिट्स बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब बिजनेस इस चीज पे बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी मतलब एकेडमी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बस सोचो जरा सर, ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने अवेलेबल इनपुट के साथ इस वैल्यू को बढ़ाते जाएं, वो हमारा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। ये हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा लें, ज़्यादा बच्चों को पढ़ा लें। प्रोडक्टिविटी किस कब करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा होगी। अब पानी की डिमांड ही नहीं है, अब मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करने का फायदा होगा तो साहब, क्यों फायदा क्यों नहीं होगा, जो लगता है मुझे वो बताओ। देखो आप आई हैव टू मेक यू थिंक, अगर आपको सोचना शुरू नहीं होगा बिजनेस पार्टनर से, मैं बेटा पास नहीं हो पाओगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मुझे बताओ कि अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है वाटर की, तो क्या मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए, सिर्फ इतना बताओ। क्यों, उनको सर इसकी डिमांड ही नहीं है, बना लेंगे तो हमारे गोदाम में पड़ा देगा, तो खरीदेगा नहीं। तो अगर बना के मैं गोदाम में रख दिया, क्या मेरे पैसे नहीं लगे इसके ऊपर, मेरी पैसे लगे ना, मेरी लेबर भी लगी, मैंने सैलरी भी दी, वो सारी कॉस्ट जो मैंने स्पेंड की वो क्या होगी, यूजलेस नहीं हो जाएगी। वही पैसा मैं कहीं और लगा सकता था, वही पैसा मैं कारोबार के किसी और फंक्शन में लगा सकता था। यानी कि हर जगह पे किसका कंसेप्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसका कंसेप्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब आपके पास जब भी चॉइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, और आपने एक चीज को अडॉप्ट करना, दूसरी चीज को आपने छोड़ देना, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो पैसा जो आपने चीजों को बना के रखने में लगा दिया, वही पैसा आप कहीं और लगा सकते थे। यहाँ तक बात में लगी। तो प्रोडक्टिविटी तब तक इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ना हो। इज दैट क्लियर? प्रोडक्टिविटी तब तक इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक आपकी डिमांड ना हो। अगली बात ये होती है कि जनाब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यू नीड फंड्स। अगर आपको फंड्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर सकते। यू नीड फंड्स टू बाय द मशीन, यू नीड फंड्स टू हायर द लेबर। बात समझ लग रही? इन तमाम चक्रों के लिए आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए होंगे। तो मतलब अभी यहाँ तक। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे की जा सकती है, व्हाट आर द वेज द बिजनेस कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। पहले था कि कब करनी चाहिए, या क्या क्या चीज जरूरी है करने के लिए। व्हाट आर द फैक्टर which mandatory for a business to consider
टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। वो क्या था? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है जी। एंड व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी? नंबर 1, दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर। जब उनके पास ज़्यादा वर्कफोर्स आएगी, ज़्यादा लेबर आएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास वो डिमांड और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात वो आपसे कहता है यू कैन बाय न्यू मशीन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जी, ज़्यादा लेबर करेंगे तो इनपुट भी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो इसका ड्रॉबैक की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ वेज बता रहे हैं कि वेज कौन कौन से। आल्दो जब भी हम इनपुट ज़्यादा करेंगे भाई वाला एक्सपेंस बढ़ेगा। मैंने कहा ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी कहाँ पे? जब डिमांड ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सेल ज़्यादा हो जाएगी। सेल ज़्यादा होगी तो ऐसी बात रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, लेबर ज़्यादा करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट ज़्यादा होने को इतना फैक्टर नहीं। अगली बात, दूसरी बात है मशीनें परचेज कर लें। नंबर 3, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, ट्रेनिंग देके या उनको फाइनेंशियली मोटिवेट करके सैलरी इंक्रीज करें। ये 3 बातें याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के तरीके क्या होते हैं। अगला आपसे बात करता है, आप ये बताएं कि यार बिजनेस के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये दो कंसेप्ट। तो इससे बात करते हैं। हमने कहा था एफिशिएंसी का मतलब ये होता है जब बिजनेस प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद इन देयर अवेलेबल इनपुट, इट इज नोन एज एफिशिएंसी। अगर आप बिजनेस एफिशिएंट होगा, अगर बिजनेस क्या होगा? एफिशिएंट होगा तो कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अवेलेबल सोर्सेज में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ लग रही? अगर बिजनेस एफिशिएंट होगा तो उसके चांसेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। अगर बिजनेस एफिशिएंट नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। इफेक्टिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई जो गुड्स बना रहे हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नहीं, तो परचेज कौन करेगा? तो परचेज करेगा क्यों? क्योंकि भाई दीज गुड आर नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। जो परचेज ही नहीं होगी, इसमें दे आर नॉट इफेक्टिव। मार्केट में सर्वाइव कौन करेगा? जो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। अगर मेनली एम्प्लॉय कौन सा अच्छा है? जो कम वक्त में ज़्यादा काम करे, क्वालिटी वाला काम करे, वो एफिशिएंट इफेक्टिव एम्प्लॉय है। बिजनेस के लिए वो मशीन फायदेमंद होती है जो कम पैसों की भी हो और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करे और चीज़ें भी क्वालिटी वाली प्रोड्यूस करे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ये तो आपकी होगी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात। आगे हम आपसे बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब बिजनेस 2 तरह के होते हैं, उनके जो मेथड्स हैं ना, बिजनेस की जो स्टाइल है, या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा या वो लेबर इंटेंसिव होगा। क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। जब मैं बात करता हूँ ना कैपिटल इंटेंसिव की, इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस के अंदर मशीन्स ज़्यादा हैं और वर्कर कम है। इसी को ट्रांसलेट कर लें। अ बिजनेस इन विच द नंबर ऑफ मशीन्स आर मोर एज कम्पेयर टू लेबर, इट इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव मीन जहाँ पर लेबर वर्कर्स ज़्यादा हैं, मशीनें कम हैं। अब डिपेंड करता है, अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ, स्कूल और लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। अगर मैं सेंट्री वर्कर्स की बात करूँ, ठीक है, वहाँ पर मशीन भी होती हैं, वर्कर्स भी होते हैं। अगर मैं हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टोटली वो क्या होते हैं? ऑटोमेशन होती है, जहाँ मशीनें बहुत ज़्यादा हैं और वर्कर बहुत कम है। इसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक क्या होंगे? खुश हो गए। अब उसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स क्या होंगे? अगर एक बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, क्या है? लेबर इंटेंसिव है, तो एक मार्केट में पॉइंट है, एक वर्ड हम बोलते हैं हैंडमेड गुड्स। हैंडमेड गुड्स। आप एक बात बताओ, आपने एक शॉप है जिसे हम कहते हैं इटालियन लेदर। इटालियन लेदर जूतों की शॉप है जो कि प्रीमियम शूज बनाते हैं। प्रीमियम शूज मीन द शूज विच हैव वेरी हाई सेलिंग प्राइस। वो बनाते हैं ऑन कस्टमाइज हैंडमेड गुड्स। हैंडमेड शूज बनाते हैं। कस्टमर वहाँ पर जाता है, अपने फॉर्म का पूरा साइज देना है, उसके बाद उन्हें हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना है। अब वो उस चीज़ का एक चार्ज करते हैं, भाई वो आर मेकिंग द गुड एट बाय योर रिक्वायरमेंट एंड दे आर हैंडमेड, दैट वे वी आर चार्जिंग द हाई प्राइस।
तो जब आप लेबर इंटेंसिव बिजनेस होते हैं तो उसका बेनिफिट होता है आप अपने आप को मार्केट में एक ब्रांड इमेज डेवलप करते हो दैट वी आर सेलिंग द हैंडमेड प्रोडक्ट्स। जब हम ये इमेज डेवलप कर देंगे कि वी आर सेलिंग द हैंडमेड प्रोडक्ट, यस वी कैन चार्ज हाई प्राइस। तो लेबर इंटेंसिव में हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? यू नीड हाईली स्किल्ड लेबर एंड दे विल आस्क फॉर द मोर एंड सैलरीज, गुड वर्किंग कंडीशंस, वरना वो जॉब छोड़ देंगे। नंबर 2, लेबर इंटेंसिव के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वर्कर्स मशीन जितने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। जब कैपिटल इंटेंसिव में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, गुड एक क्वालिटी की होती है, स्टैंडर्डाइज गुड होती है, ठीक है, लेकिन आप उस पर प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीनें बना रही हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर हैं, या नंबर 2 आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। एक वर्ड होता है पड़ा था मैस मार्केट, दूसरा कौन सा था? नीश मार्केट। अगर मैं मैस मार्केट में हूँ और मैं कपड़े बना के बेच रहा हूँ, गुजरात वाला फेमस टेलर है जिंजुआ टेलर्स, बड़ा फेमस ब्रांड है, लोग गुजरात से कभी उसे स्टिचिंग के लिए जाते हैं। दूसरा ब्रांड में बात करता हूँ नंदा वाले। नंदा वाले क्या आपको कस्टमाइज गुड देते हैं? जिंजुआ टेलर आपको कस्टमाइज गुड देता है। तो नंदा वाला किस में? मैथ्स में कि नीश में? मैथ्स में। और जिंजुआ वाला किस में? नीश में, क्योंकि वो स्पेसिफाइड कस्टमर को टारगेट करते हैं जो पसंद करते हैं कस्टमाइज टेलर। नीश का मतलब क्या होता है कि जो थोड़ी When you target a small and specific segment, ठीक है, बात समझ लग रही। अब नीश मार्केट में यू कैन प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज लेबर इंटेंसिव कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट्स वी आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। बात समझ लगी। ये क्या था? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद वो आपसे बात करता है प्रोडक्शन के मेथड्स, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 4। नंबर 1 जॉब प्रोडक्शन, नंबर 2 बैच प्रोडक्शन, नंबर 3 फ्लो या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, नंबर 4 मैस कस्टमाइजेशन। फिर से जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन, एंड द फोर्थ वन इज मैस कस्टमाइजेशन। जब मैं बात करता हूँ जॉब प्रोडक्शन की, a method of production in which business only produce a single good. A method of production in which business produce a single good or work on a single project. जब एक वक्त में आप एक चीज बना रहे हैं या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब प्रोडक्शन। और जब एक वक्त में आप ग्रुप ऑफ गुड्स बना रहे हैं जो बारी बारी हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से गुजरते हैं। अगर मैं बात करूं केक्स की, अगर मैं बात करूं बेकरी की, तो बेकरी के अंदर एक वक्त में 10 या 12 ब्रेड्स बनाई जाती हैं। वो एक साथ ही उस गुड्स को पहले बैटर बनाया, ये पहली स्टेज होगी, क्या बनाया? बैटर, वो मवाद बना लिया। उसके बाद आप उनको एक साथ ही बड़े से ट्रे में रखा और ओवन में इनपुट कर दिया, ये दूसरी स्टेज होगी। तीसरी स्टेज में हमने ओवन से निकाला, कटिंग की और पैकिंग कर दी, ठीक है। ये क्या हो रहा है? दे आर कंसेक्टिवली एंड कलेक्टिवली पासिंग फ्रॉम द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज बैच प्रोडक्शन। When goods are made in small group and they collectively passing from the same stage of production known as batch production. फिर से रिपीट करता हूँ। When goods are made in batches or small groups and collectively they are passing from same stage of production. फिर से रिपीट करता हूँ। When goods are made in small batches and they collectively passing from same stage of production is known as batch production. क्लियर होगी बात की? तीसरे प्रश्न का नाम क्या है? फ्लो प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। When goods are produced in bulk, when goods are produced in bulk, normally using by assembly line, normally using by assembly line is known as फ्लो प्रोडक्शन। जब बहुत सारे गुड्स बनाए जाए
बड़ी बड़ी मशीनों बनाई है और मशीनों की तरतीब में लगाया जाता है, उस तरतीब को कहते हैं असेंबली लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या फ्लो प्रोडक्शन। तीसरी होती है मैस कस्टमाइजेशन। फ्लो प्रोडक्शन मतलब किस तरह है? हाँ, ये कॉम्बिनेशन होता है जॉब प्रोडक्शन का और फ्लो प्रोडक्शन का। When highly customized goods are produced in bulk. When customized goods are produced in bulk. जो डेल कंप्यूटर्स करते हैं वो बहुत सारे लैपटॉप्स बनाते हैं हर बंदे की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो चीज़ें बल्क में बन रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैस कस्टमाइजेशन। अब डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब से बैच में कन्वर्ट कब करूंगा, बैच से फ्लो में कब कन्वर्ट करूंगा एक बार, और मैं अभी किस मेथड में हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टेलर की, अगर मैं बात करता हूँ ज्वेलर की, अगर मैं बात करता हूँ एयर सलून की, ठीक है, अब ये एक वक्त में एक बंदे की कटिंग कर रहे हैं, वो क्या होगी, जॉब प्रोडक्शन। वहाँ पर एक बंदा आपकी कटिंग कर रहा है, वो आपसे अपनी मर्जी की पैसे चार्ज कर रहे हैं, बहुत एक कस्टमाइज सर्विस होते हैं कि भाई मेरी आप ये वाला स्टाइल बना दो, मेरे स्टाइल नहीं बन सकता, मैं बस उस स्टाइल कर सकता। ठीक है जी, अब वो कहते हैं जनाब आप ये क्या होगी आपकी जॉब प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं जॉब को फ्लो में बैच में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह का, नेचर ऑफ सर्विस इस तरह की। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेरी शॉप पर बर्गर की, मैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट को कभी बेटर बना रहा हूँ, तो अगर जॉब प्रोडक्शन। अब मैं बर्गर को बैच में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मेरे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए, अगर मेरे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए, मेरे पास पैसे भी हों, मेरी डिमांड भी बढ़ गई, बस फंड्स भी हों, तब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं पहले बनाता हूँ हैंडमेड शूज़, सुन लें, मैं क्या बना रहा हूँ हैंडमेड शूज़, किस पे हूँ, जॉब प्रोडक्शन पे। मैं कहता नहीं यार अब डिमांड बढ़ गई, कहता नहीं यार मैं कन्वर्ट करता हूँ जॉब बैच प्रोडक्शन में, जॉब फ्लो प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसमें, बैच में या फ्लो में, तब करूँगा जब फंड्स होंगे, जब मेरी डिमांड बढ़ रही होगी। लेकिन ड्रॉबैक क्या होगा, जब मैं जॉब से बैच में जाऊंगा, जब माय इमेज ऑफ हैंडमेड गुड्स विल बी माइंड अप, लेकिन भाई अभी हैंडमेड गुड्स नहीं बना रहा तो मेरा ब्रांड में डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसका नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्या नाम है इसका, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। What is inventory? Define inventory. Inventory consists of three things: raw material, work in progress, and the finished good. They collectively known as inventory. By inventory mean the goods which are mandated to produce goods, or are they are those goods which are available in warehouse to sell. Inventory mean the goods which are mandatory for production, as well as the goods which are completed and available in warehouse for sale, known as inventory. बिजनेस ने इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। क्यों? पहली बात ये, अगर हमारे पास ओवर इन्वेंट्री है, क्या है, ओवर इन्वेंट्री है, तब क्या प्रॉब्लम होंगी, और अगर हमारे पास लो इन्वेंट्री है तब क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ओवर इन्वेंट्री में होगा ना कि पहली चीज़ें डैमेज हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, उतनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नहीं कर पा रहे। लो इन्वेंट्री में होता है, फिर ब्रांड ही डैमेज हो सकता है अगर आप कोई डिमांड है और आप उसको सेल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक, और प्रॉफिट में रिड्यूस हो जाता है, डायरेक्शन आएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। डन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है, इन्वेंट्री ज़्यादा किसकी है, रॉ मटेरियल की ज़्यादा है कि फिनिश गुड्स की ज़्यादा है। अगर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की ज़्यादा है तो हो सकता है मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाए। ट्रेंड चेंज होने की वजह से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी डिमांड कम हो जाए, तो वो पैसे जो आपने इन्वेंट्री परचेज करने में लगाए हैं वो डूब जाएंगे, आप ठप हो जाएंगे, आपको लॉस मिल जाएगा। नंबर 1, अगर आपने गुड्स को ज़्यादा बना के स्टोर कर लिया है तो चांसेस ऑफ थेफ्ट, चांसेस ऑफ डैमेज बढ़ जाएगा, और खुदा ना चोरी हो जाएगी, डैमेज हो गया तो भी आपका पैसा डूब जाएगा। पहला नुकसान समझ लगे। दूसरा नुकसान ये होता है आपके पास कि अगर आपने इन्वेंट्री लो रखी हुई है, अगर आपने इन्वेंट्री लो रखी हुई है तो मार्केट की कंडीशन चेंज होगी, इन्फ्लेशन आ गई और आपको अब रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। जब आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीटअप करने के लिए आपको चीज़ों की प्राइस
हाई करनी पड़ेगी। प्राइस में जब हम हाई करेंगे तो सेल्स कम हो जाएगी। नंबर 2, जब आपके पास इन्वेंट्री थोड़ी होगी और आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ गया, जब ऑर्डर ज़्यादा आएगा आपको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल भी लूज हो जाएगी, ठीक है, आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर के पास चला जाएगा और जिसकी वजह से आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो डैमेज हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ लगी। अब इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बिजनेस के पास 2 टेक्निक्स हैं, 2 टूल्स हैं। एक हम कहते हैं JIT, जस्ट इन टाइम, दूसरे का नाम है JIC, जस्ट इन केस। और इन्वेंट्री को पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं। नंबर 1 हम कहते हैं बफर इन्वेंट्री, दूसरे को हम कहते हैं लीड टाइम, चौथे को हम कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, चौथा होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सब करो, चौथा कौन सा होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला क्या था? बफर इन्वेंट्री, द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड। अब कम से कम लेट मी स्पीक, पता तो जाता है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो एक शॉप के अंदर, एक दुकान के अंदर, एक शॉप के अंदर, दुकान के अंदर कम से कम मेरे पास हर वक्त 10 यूनिट होना चाहिए। जो कम से कम यूनिट मैं अपनी दुकान में रखूँगा ना, उसको क्या बोलते हैं? बफर इन्वेंट्री, द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड। अब पता आप बाबा क्या करते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपका एक कैफे है, अपने कैफे में कम से कम अपनी फिश के अंदर आप 10 से 20 कोल्ड ड्रिंक हमेशा रखते हो, क्यों रखते हो? एक कभी कोई बंदा आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? द बफर इन्वेंट्री, द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड। लास्ट कह रहा हूँ, इसमें उसको क्या कहते हैं? द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड, उसको क्या बोलते हैं? बफर इन्वेंट्री। दूसरा होता है आपके पास रीऑर्डर लेवल। आपके गोदाम के अंदर हम एक इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट, द चार्ट विच शोज अबाउट द डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स इन अ वेयरहाउस। द चार्ट विच शोज द डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल इन अ वेयरहाउस इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट है, इन्वेंट्री चार्ट। उस इन्वेंट्री के अंदर आप ये ऐसी तस्वीर बनती है, ठीक है। अब ये आपके इन्वेंट्री लेवल है, ठीक है जी। आप कहते हो जी जनाब ये, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो ये आपके पास ये मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट बनाया है। इस चार्ट के ऊपर आपके पास 2, 3, 4 बातें होती हैं। नंबर 1 एक होता है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने सप्लायर पर, अपने वेंडर को, तो कितने वक्त तक आपका वो ऑर्डर आ जाएगा? द टाइम टेकन बाय बिजनेस टू डिलीवर योर ऑर्डर इज नोन एज लीड टाइम। लीड टाइम। बफर इन्वेंट्री क्या होती है? द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड। एक होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन द लेवल एट विच यू हैव टू मेक ऑर्डर टू योर सप्लायर। मुझे पता चल गया बफर इन्वेंट्री से ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल, बफर इन्वेंट्री से ऊपर क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। एक मिनट, मेरी दुकान में पड़े होते हैं अगर 10-20 यूनिट, वो 20 यूनिट मेरे बफर इन्वेंट्री है, लेकिन नॉर्मली मेरे फ्रिज में पड़े होते हैं 50 यूनिट। मैंने इसमें सोचा होगा कि जब ये 50 यूनिट कम हो गए, 30 हो जाएंगे, मैंने ऑर्डर प्लेस कर देना, मैंने अपने सप्लायर का पेश कर देना ऑर्डर। वो मेरा क्या होगा? रीऑर्डर लेवल। 30 मेरा क्या है? रीऑर्डर लेवल। कि जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मेरे इन्वेंट्री आ जाएगी, मैंने अपने सप्लायर को क्या कर देना? ऑर्डर कर देना। वो क्या होगा? रीऑर्डर लेवल। वो ऑर्डर कितने वक्त तक मेरे पे पहुंचेगा? वो क्या होगा? लीड टाइम। वो क्या होगा? लीड टाइम। बफर इन्वेंट्री क्या होती है? द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड। यहाँ तक बात क्लियर? हाँ भाई, हम क्या पूछना है? मैं कहता हूं बफर इन्वेंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी और करंट क्वांटिटी। ठीक है, नहीं आप लोगों ने बफर क्वांटिटी द मिनिमम वो नीचे होती है ना बेटा। आप उससे सिंपल एक बात याद कर लो, बफर इन्वेंट्री क्या होती है? द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट द स्टोर। मुझे तीनों बात बोलना यार, ये एपी मोबाइल पढ़ो सर, मोबाइल पढ़ो सर। हेलो भाई, मोबाइल पढ़ो सर, और हम शमी मोबाइल अपना उसका मोबाइल सर वो मोबाइल दो। थैंक यू। इन्होंने एक पढ़ा था भाषा को बस द मिनिमम लेवल इन्वेंट्री अ बिजनेस मस्ट होल्ड।
The minimum level of inventory a business must hold is known as buffer inventory level. The minimum level of inventory a business must hold, जो बिजनेस में लाजमी होनी चाहिए वो बफर इन्वेंट्री है, ठीक है जी। और जिस लेवल ऑफ इन्वेंट्री पे अपने सप्लायर को ऑर्डर कर देंगे वो क्या होगा, री ऑर्डर लेवल। और जितने टाइम में सप्लायर आपको माल भिजवा देगा वो होगा लीड टाइम। समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी। अब उसके बाद वो आपसे अगली बात करेगा जस्ट इन केस क्या होता है, जस्ट इन टाइम क्या होता है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस के पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती, वो जीरो इन्वेंट्री में बिलीव करता है। वो कहता है जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब वेंडर को फोन करूंगा या ऑर्डर डालूंगा कि मुझे अपना माल भिजवा दो, रॉ मटेरियल भिजवा दो, ताकि मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूं। जस्ट इन टाइम मीन मैं बिजनेस आस्क फॉर द सप्लायर टू सेंड द सप्लायर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। और जस्ट इन केस में क्या होता है, जस्ट इन केस में होता है जब बिजनेस अपने पास बफर इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज कर देता है। बफर इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज करता है मतलब खुदा ना आता, वो इस चीज़ को बिलीव करता है, खुदा ना आता कि भाई मार्केट में इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाए, मार्केट में प्राइसेस चेंज हो जाए, ऑर्डर लेट हो जाए, ऑर्डर लेट हो जाए, यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आ जाए सेल्स का, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए और टू अवॉइड दीज अनसर्टेनिटीज they have to keep the maximum level of buffer inventory, or they have to increase the level of buffer inventory, is known as just in case. There are two techniques for inventory management. Number one, just in time. Number two, just in case. Just in case, zero inventory. Just in time, zero inventory. Just in case, maximum level of buffer inventory. ठीक हो गया? Just in case, totally believe there should be no inventory in our warehouses. We only give order to the supplier when we require. While in just in case, business believe that we should avoid the uncertainties. That's why they have to make the availability of inventory in a larger amount. यहाँ तक बात समझ लगी? उसके बाद आपके इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है इस सेक्शन का वो है, उसका नाम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। हाँ जी, कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन टू प्रोड्यूस, कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मशीन टू प्रोड्यूस, कैपेबिलिटी ऑफ द इनपुट्स, द कैपेबिलिटी ऑफ द इनपुट, इट इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी। अब इस रूम की बात करें, इस रूम में मैक्सिमम 10 बंदों को ऐसे बिठा सकते हैं, इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा बैठे होंगे तो ये ओवर यूटिलाइज्ड है, कम बैठे होंगे तो ये अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे जा रहा है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जा रहा है। अच्छा जी, जब आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे, रिसोर्सेज में मशीनें भी आती हैं, आपके वर्कर्स भी आते हैं, जब फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे, नंबर 1 थक जाएंगे, दे बिकम टायर्ड, दे बिकम बोर्ड। उसकी वजह से क्या होगी, उनकी मशीनें मुझसे काम कर रही है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर मुझसे काम कर रही है तो वो बीमार हो सकती है, छुट्टी में जा सकती है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्वालिटी कम हो सकती है। एक बात तो ये हो गया, अगर मशीन का क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक बात बताओ, अगर इस रूम की कैपेसिटी को मैंने बात कर ली, अब ये यहाँ पर फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, अंदर कैपेसिटी पे जा रहा है, 5 बंदे जा रहे हैं। अब इसकी पहले बताया काजेस क्या होंगे, मे बी मार्केट में लोगों की जो डिमांड है तो स्टडी द बिजनेस कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, मे बी द ब्रांड विद द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ माइन इज डिक्रीज, इज पुअर, दैट्स लोग मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, कंपटीशन हाई है, या जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब इन तीनों को मीटअप करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रूम फुली ऑक्यूपाइड हो, यानी कि मैं फुल कैपेसिटी में काम करूँ, तो मुझे इन तीनों फैक्टर्स पर टाइम बाय काम करना पड़ेगा। मुझे अपनी क्वालिटी इनहांस करनी पड़ेगी, मुझे अपनी प्राइसिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए लेटेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गई। कैपेसिटी की सुन लेते हैं, कैपेबिलिटीज ऑफ द इनपुट्स, द कैपेबिलिटी ऑफ इनपुट्स वो मुझे क्या होते हैं, कैपेसिटी होती है। अब एक बार आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि जब आप करंटली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लेबर से या अपनी मशीनों से, और आपकी मशीनें मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। द रेशियो ऑफ करंट कैपेसिटी टू मैक्सिमम कैपेसिटी,
द रेशियो करंट कैपेसिटी टू मैक्सिमम कैपेसिटी। अब वो आपकी लेबर की भी हो सकती है, आपकी मशीन्स की भी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ लगी। एक वर्ड होता है, इसे बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी क्या होती है? जब आप अपनी फुल कैपेसिटी में से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को माइनस करते हैं, फुल कैपेसिटी को माइनस करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, तो स्पेयर कैपेसिटी आ जाएगी। एक होती है कैपेसिटी शॉर्टेज। कैपेसिटी शॉर्टेज क्या होगी कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर आपके रिसोर्सेज उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मनी में लास्ट मॉर्निंग है तुम्हारे साथ, ये तो घर चले हो आज, ये वेस्ट मेरा टाइम वेस्ट ना करो, घर चले हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पहले कहा था कि अगर आप 2 दिन आना है तो संजीदा से बैठना, घर चले हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, अपना बातें करना। पहली बात तो ये हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी शॉर्टेज की। शॉर्टेज कब आती है? डिमांड ज़्यादा है पर आपकी मशीनों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको मीट अप कर सके। इसमें नोन एज कैपेसिटी शॉर्टेज चल रही है। बात समझ लगी? क्यों लगी? अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1, जब आप अपना कोई ऑपरेशन, कोई फंक्शन किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस कितने डिपार्टमेंट होते हैं? 4, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मैं डेनिम जैकेट्स मार्केट में बेचता हूँ, अब ये मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं अपने सोर्सेज को नहीं लगा रहा, मैंने मार्केट में किसी दूसरे बंदे को कहा कि भाई कपड़ा मैं देता हूँ, इसको स्टिच करके मुझे आप दोगे, इसको बना के मुझे आप दोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। इसको क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग। एक बात। दूसरी बात ये है, जब मैं अपना पूरा डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट कुछ फंक्शंस बाहर से करना शुरू करता हूँ, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अगर इनपुट आप यूज कर रहे हैं और आप आउटपुट को जनरेट करके दे रहे हैं, हाँ, उसको आउटसोर्सिंग हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। मैं बाहर से बंदा कर रहा हूँ, बंदा सर्विसेज तो मुझे दे रहा है, इनको सैलरी मैं नहीं दे रहा। मैं बाहर से अकाउंटेंट किसी को देता हूँ, भाई ये डेटा को भिजवा रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पे स्टेटमेंट्स बना रहा है, मुझे बता रहा है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ऑल दैट स्टफ। आप इधर अकेडमी खोलते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, पैसे आपको जा रहे हैं, लेकिन आप आउटसोर्सिंग नहीं होता, आउटसोर्सिंग नहीं होगा। आउटसोर्सिंग नहीं होता। आप नहीं पढ़ा रहे, कोई और पढ़ा रहा है आपकी जगह। मैं यहाँ नहीं ला रहा, मैं अपने बंदे को भेजता हूँ, मैं वहाँ जाके पढ़ लो, हाँ। उसके बाद जाके पढ़ो, ठीक है। मैं उसकी सर्विस को अपनी सर्विस उससे करवा रहा हूँ, मैं अपने सोर्सेज यूज़ नहीं कर रहा, फीस आप देंगे, फीस मैं ले रहा हूँ, वो होता है आउटसोर्सिंग। उसको भी मैं कर रहा हूँ और सर्विसेज मेरे भी पे वो आपको दे रहा है। सर जो ऐसे एयरप्लेन कंपनी होती है, वो सारी चीज़ें वो बनाती है, उसके बोर्ड्स नट्स बोर्ड्स किसी और से बन के आ रहे हो, ठीक है, वो क्या होती है? आउटसोर्सिंग होती है। हम किसी दूसरे से माल कब बनवाएंगे? जब हमें सस्ता पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। हम आउटसोर्सिंग कब जाएंगे? जहाँ सस्ता पड़ेगा, जब हमें सस्ता पड़ेगा। एक डिसीजन होता है मेक, ठीक है, मेक और बाय। मेक और बाय डिसीजन क्या होता है? या खुद प्रोड्यूस कर लो, किसी से खरीद लो। मेक हम तब करेंगे जब हमें सस्ता पड़ेगा, एज कम्पेयर टू बाइंग। और बाइंग कब करेंगे? जब हमें बनाना महंगा पड़ेगा। हुआ क्या था, अब लोग नॉर्मली ऑर्डर पकड़ लेते हैं, माल कहाँ में होते हैं? चाइना से। अमेज़ॉन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्डर डिस्प्ले कर देते हैं, माल कहाँ में आ रहे हैं? चाइना से। भाई सस्ता पड़ता है। इज दैट क्लियर? इसमें बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग सिर्फ सिर्फ आपके प्रोडक्शन की नहीं होती, आउटसोर्सिंग आपके फंक्शन, आपके बिजनेस की किसी भी फंक्शन की हो सकती है। ये नया टॉपिक है, ये पहले A2 में था, अब AS में आया, ठीक है जी। इस सिलेबस का भाई साल मैंने यार। इज दैट क्लियर? यार पढ़ो यार। ये था सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल सेक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं बार बार। पहले आपने पूछते हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या होती है, एक फंक्शन ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट 2। उसके बाद जॉब से बैच में या बैच से फ्लो में कन्वर्ट कब होते हैं, एक, और जॉब बैच फ्लो और मैस कस्टमाइजेशन के बेनिफिट एंड ड्रॉबैक क्या है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जस्ट इन केस फर्स्ट टाइम आया है तो शायद ये आ जाए, ठीक है। टॉपिक फर्स्ट टाइम आया है बिजनेस के अंदर, पहले नहीं था, ठीक है बच्चों।
अब आपने करना ही है कि आपने इस लेक्चर को पूरा सुनना है, टुटियाँ लगा के। इसको आपने प्रॉपर नोट बनाने